हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली रीट जो आपका रीनीट होने वाला है उसका लेवल क्या हो सकता है। क्या पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। देखो 100% ईजी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो तो उसी दिन पता चलता है जिस दिन पेपर होता है। बट अभी की स्थिति परिस्थिति देख करके क्या लेवल आने की प्रोबेबिलिटी है एंड आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए उस चीज़ को ताकि आप हर हिसाब से प्रिपेयर्ड रहो। ओके, सो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर आपको आगे की नोटिफिकेशन चाहिए तो यू नीड टू सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू डायरेक्टली वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू कैन मैसेज मी एट डॉक्टर सौरभ एम्स। ओके, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, आई विल रिप्लाई टू यू। मैं हर किसी को रिप्लाई कर देता हूँ। चलो देखते हैं कि पहले हमारा नीट का जो लेवल था, मैं 2025 के बाद से कह रहा था कि ये पेपर एक्सेप्शनल है, पेपर इतना टफ नहीं आएगा, बच्चे माने नहीं, मैं कहता रहा, लेकिन लास्टली अब 2026 का पेपर देखो। 2026 का पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर था, ठीक है। जब भी पेपर टफ बनता है एनटीए के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। 2025 के बाद भी एनटीए के ऊपर बहुत प्रेशर था कि पेपर इतना टफ क्यों बनाया गया, वो बच्चा जिसको डॉक्टर बनना है उसको इतनी टफ फिजिक्स सॉल्व करने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। एंड पेपर मोस्टली टफ फिजिक्स के कारण ही होता है। बायो और केमिस्ट्री यूजली लोग मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन नोज फॉर श्योर कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। हम केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम केवल प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो संसार में किसी भी चीज़ की है। ओके, मेरा कहना यह है कि मुझे लगता है पेपर का लेवल जो होगा वो नीट 2026 का जैसा पेपर आया था एग्जैक्टली उसी लेवल का पेपर आएगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, पहली बात, अगर उनको प्रेशर बच्चों पे बढ़ाना होता तो ये जो 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया है ना, ये नहीं देते वो, ठीक है। 15 मिनट का टाइम देने का मतलब ही समझ में आ रहा है कि उनका कहीं ना कहीं थिंकिंग ये है कि बच्चों के दिमाग से प्रेशर कम किया जाए, ना कि बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, क्योंकि एग्जाम एक बार वो दे चुका है, अब दोबारा वो दे रहा है। क्योंकि अगर उनको बच्चे के दिमाग पे स्ट्रेस बढ़ाना ही होता तो 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों देते हैं। उनकी थिंकिंग यही है कि बच्चों के दिमाग से स्ट्रेस हमको कम करना है, क्योंकि जब जब पेपर टफ आता है एनटीए के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, बहुत तरफ से ऑब्जेक्शंस उठने शुरू होते हैं, जो कि एक तरफ से लॉजिकल भी हैं, क्योंकि नीट के बच्चे को इतनी टफ फिजिक्स कराया जाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। फिलहाल की कंडीशन की बात की जाए तो एनटीए इज़ ऑलरेडी अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर। उनकी तरफ, उन पे चारों तरफ से प्रेशर है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर पेपर टफ देने का मतलब है कि और ज़्यादा हंगामा होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब पेपर इजी आता है, 2026 के पेपर भी तुम देखना, जब पेपर इजी आया था उसके बाद किसी बच्चे ने एनटीए को गाली नहीं दी, ठीक है। पेपर आपका लीक हो गया उसके कारण से लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, वो एक अलग बात है, लेकिन जब पेपर इजी आया था हर बच्चे के पास एक सूडो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी कि भाई पेपर तो मेरा बहुत अच्छा, मतलब मैं बहुत अच्छा कर सकता था, भले मेरा पेपर अच्छा नहीं गया लेकिन गलती मेरी है, क्योंकि पेपर तो ईजी था, मुझसे बन जाता। तो होता क्या है कि जब पेपर ईजी आता है तो ब्लेम आप अपने आप पे डालते हो, एनटीए पे नहीं डालते। जब पेपर टफ आता है तो फिर लोग जरूर पूछते हैं कि इतना टफ पेपर क्यों बना है। दैट इज़ वाई जब 2026 का लोगों ने पेपर दिया तो लोग, किसी ने ये नहीं कहा कि एनटीए ने पेपर खराब बनाया, हर किसी ने कहा यार पेपर कितना अच्छा बना था, कितना स्टैंडर्ड का पेपर था, मुझसे ही नहीं बन पाया, मेरे अंदर ही कमी, मेरे अंदर ही गलती है। पेपर जब इजी आता है तो बच्चे गलती अपने अंदर देखते हैं, ना कि एजेंसी पर। जब पेपर टफ आता है तभी लोगों का ध्यान जाता है कि इतना टफ पेपर क्यों बनाया गया, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक सेम लाइक कि कोचिंग वालों का होता है ना कि सब कुछ पढ़ा दो, ताकि बच्चा लास्ट में बाद में ये ना बोल पाए कि कोचिंग ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। वो बच्चा गलती अपने आप पे लेके कोचिंग ने तो सब पढ़ाया तो मैं ही नहीं पढ़ पाया। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि इजी पेपर जो होता है ना वो हमको एक सूडो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, इसीलिए इस बार प्रोबेबिलिटी है कि पेपर ईजी ही रहेगा, ठीक है, या मॉडरेट लेवल का होगा। पेपर टफ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हो जाए तो वो आपकी किस्मत ख़राब है कि बहुत ही टफ पेपर हो जाए। लेकिन फिर मेरा ना एक सिंपल सा पूछना ये है, अगर मान लो अब हम बात करते हैं कि पेपर टफ आ जाएगा तो क्या करना है। देखो 2025 के बाद बच्चों ने बहुत फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, बहुत अच्छे से फिजिक्स करी, बहुत सारी चीज़ें करी। लास्ट तक मैं कहता रहा कि इसको करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। मेरा बच्चों से पूछना यह है कि जिन्होंने साल भर बहुत अच्छी फिजिक्स की, तुम्हारा पेपर कैसा रहा इस बार का। क्योंकि मुझे जो चीज़ पता है, जिन बच्चों की फिजिक्स बहुत ही अच्छी लेवल की थी उनकी बात छोड़ दें, मैक्सिमम बच्चे जो बहुत टफ फिजिक्स के पीछे पड़े हुए थे, इतना ईजी पेपर आने के बाद भी वो फिजिक्स मैनेज नहीं कर पाए एग्जाम में, क्योंकि बायो लेंदी आ गई और बायो पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया था। सो इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद भी जब पेपर का लेवल इतना इजी आ गया फिजिक्स का, उसके बाद भी बहुत सारे लोग फिजिक्स नहीं कर पाए। तो इतनी टफ फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या मिला, जितना कि आप भी उतनी ही फिजिक्स कर पाए जितना एक ऑर्डिनरी बच्चा कर पाए। एंड इफ़ पेपर कम्स हार्ड, अगर मान लेते हैं 2026 का पेपर, रीनीट का पेपर हार्ड भी आ जाता है, तो भी अभी किसी के पास लेवल अप होने का टाइम नहीं है, क्योंकि 1 महीने का टाइम बहुत कम होता है। 1 महीने के टाइम में किसी इंसान को आप नीट के लेवल से सीधे आईआईटी लेवल तक नहीं पहुंचा दोगे। इसलिए जब भी मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर इस बार बहुत टफ आ सकता है, क्या हमको आईआईटी के क्वेश्चन करने चाहिए, क्या हमको मेंस के क्वेश्चन करने चाहिए, मैं साफ मना कर देता हूँ, यू डू नॉट हैव टाइम टू इम्प्रूव योर लेवल
यू कैन ओनली एंड ओनली मेंटेन योर लेवल। जहाँ पर आप हो आप उस चीज़ को ही मेंटेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर कुछ बहुत उटपटांग चीज़ें करने के पीछे उटपटांग स्ट्रैटेजी अपनाओगे, अल्टीमेटली होगा ये कि शुरू के 10-15 दिन तो तुम कर लोगे, बाद में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम जो चीज़ें तुम्हें आती थी तुम वो ही भूलने लगे हो, और फिर तुम्हारी मजबूरी होगी कि तुम जाओगे अपने रिवीजन पर वापस। तो ज़्यादा बेटर ये है अभी से रिवीजन पर ही फोकस करो, नई चीज़ों पे मत जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर हमारा स्कोर जो था बहुत अच्छा था नीट में, नीट हमने दिया 600 नंबर आ रहे थे, 620 आ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं री नीट में हमारा जो स्कोर है बहुत डिप कर जाएगा, पेपर बहुत टफ आ जाएगा। तो देखो, जब कभी भी एग्ज़ाम दोबारा होता है आपका स्कोर हरदम इम्प्रूव होता है, स्कोर कभी ख़राब नहीं होता, ठीक है। जितनी बार भी रीनीट हुआ है, कभी किसी बच्चे ने दोबारा एग्ज़ाम दिया हो, उसका स्कोर इम्प्रूव ही होता है, बशर्ते उसने जो टाइम दिया गया है उसको यूटिलाइज़ किया हो। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे कि अब दोबारा रीनीट हो रहा है, मेरा पढ़ने में ही मन नहीं लग रहा, तो आपका स्कोर डिप करेगा, बट ऑब्वियस है। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है अच्छे से, आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव ही होगा या मेंटेन ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एकदम से किसी को आप ऊपर से नीचे नहीं ला सकते। अगर वो बंदा लगातार एफर्ट दे रहा है, तो अगर आपने एफर्ट देना बंद कर दिया तो ही आपका स्कोर डिप होगा। तो आप कहोगे कि सर फिर तो जो जिसका जितना रैंक था उसका उतना ही रहेगा, तो एक्चुअल रियलिटी यही है, जो जहाँ था ना लगभग वहीं रहेगा 1 महीने के बाद भी। कुछ लोग एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर लेते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, या तो उनका उस दिन पेपर बिगड़ गया, या उनकी स्ट्रैटेजी बहुत गलत थी, इस टाइम पर वो जाकर के अब अपने उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी है, या वो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें। वो लोग वो होते हैं जो 500 पे थे और पता चला एकदम से सीधे 650 पे पहुंच गए। ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चे ने 12th का बोर्ड दिया, एकदम से उसका स्कोर नहीं आ पाया था उस टाइम पर, लेकिन अब उसको टाइम मिल गया 1 महीने का, उसने यूटिलाइज़ कर लिया उस टाइम को। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैंने भी ये किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि इट कैन बी डन, बट अगर आप इस टाइम की एसेंस को समझ के प्रॉपर्ली इसको यूटिलाइज़ करते हो। सो वो लोग जो डर रहे हैं इस चीज़ को कि पेपर बहुत टफ आ जाएगा और स्कोर डिप कर जाएगा, नहीं होगा तुम्हारा स्कोर डिप, तुम्हारी रैंक वहीं की वहीं बनी रहेगी, बेटर ही होगी अगर तुम इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हो। लेकिन तुम यूटिलाइज़ करते हो अपने रिवीजन के लिए, ना कि टफ फिजिक्स के पीछे जाने में। लेवल अप करने की कोशिश करोगे, आपका पेपर बिगड़ेगा। मेंटेन करोगे और अपनी फोकस रखोगे मॉडरेट और इजी लेवल ऑफ पेपर पे, तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। 1 महीने में कुछ भी आप सिग्निफिकेंट नहीं कर पाओगे, ये मैं साफ बता रहा हूँ। अगर आप सोचते हो लेवल अप कर लोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। जस्ट मेंटेन व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, ठीक है। मेंटेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेवलिंग अप, बिकॉज आपके पास करने को इतना कुछ है। जितना अच्छा आपका स्कोर है मतलब उतना ही ज़्यादा आपके पास रिवीजन करने के लिए है, और जितना खराब तुम्हारा स्कोर है मतलब उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास बायो और केमिस्ट्री करने के लिए है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में फिजिक्स आप नहीं कर पाओगे। इवन अगर एग्जाम हॉल में फिजिक्स बहुत टफ भी आ जाती है तो भी बल्क ऑफ द स्कोर केमिस्ट्री और बायो से ही आएगा। फिजिक्स में 2025 में भी लोग हाथ में हाथ धर के ही बैठे थे, केवल ईजी क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, और अभी आ जाएगा 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा तो एक आधा क्वेश्चन बहुत टफ कर लोगे तुम, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन। फिजिक्स कैन ओनली डिसाइड योर रैंक, एंड रैंक्स की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले हम सिलेक्शन तो देख लें अपना। ओके, सो फर्स्ट फोकस ऑन योर सिलेक्शन। अगर आपकी बायो बहुत अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, फिजिक्स आपके बेसिक्स कवर हैं, 120 से ऊपर आप फिजिक्स में ऑलरेडी स्कोर कर रहे हो, तब आप धीरे धीरे करके अपना पुरानी चीज़ों को मेंटेन करते हो, लेवल अप कर सकते हो 1 महीने के लिए। लेकिन जो बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनकी ऑलरेडी फिजिक्स अच्छी है वो ही इस चीज़ को कर पाएंगे। जो लोग अभी बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम इन लेवलिंग अप एंड डूइंग हार्ड थिंग्स। चाहे कोचिंग वाले कितना ही टफ पेपर क्यों ना बना दें, और चाहे कोचिंग वाले कितना ही फ़ोन करके कॉल करके मैसेज करके बार बार क्यों ना बुलाएं कि टेस्ट सीरीज देने आओ, भाई पहले तुम अपनी पढ़ाई देखो, ठीक है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पहले भी बल्क स्कोरर थे, आज भी बल्क स्कोरर हैं, और आने वाले कल में भी रहेंगे। नीट का एग्ज़ाम, डॉक्टर बनने की पढ़ाई जो है वो बायो और केमिस्ट्री के थ्रू ही होकर जाती है। रटने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। फिजिक्स में कितना ही आप दिमाग लगा लो, तुम हो सकता है कि यहाँ से सेलेक्ट होकर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वहाँ पर कोई फिजिक्स नहीं होती। यू विल हैव टू मेमोराइज थिंग्स, एंड अगर वो आपकी आदत में नहीं है तो आपको आगे आने वाले टाइम में यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज मेडिकल की पढ़ाई में रटने वाली चीज़ें और बायो और केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता आगे, ठीक है। सिर्फ बायो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी जूलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। सो जिनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रिप है फिजिक्स पे, पिछले 2-3 साल से जो कर रहे हैं फिजिक्स, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ही केवल टफ फिजिक्स कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसके अलावा बाकी लोग अगर टफ फिजिक्स के पीछे जा रहे हैं, खास करके अगर तुम्हारे नंबर 300, 400, 500 आ रहे हैं और तुम्हें लग रहा है तुम अपना फिजिक्स का लेवल इंप्रूव करके एग्जाम निकाल लोगे, तो नहीं होगा, ठीक है। हम प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करें, हमको सिलेक्शन चाहिए, हमको इस लूप से बाहर निकलना है। वी वॉन्ट टू गेट अ सीट फर्स्ट, हम अपनी लाइफ सिक्योर करें, उसके बाद हम आगे के देखेंगे हम कितने अच्छे रैंक ला सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो दिस एडवाइस, डो नॉट गो आफ्टर वेरी टफ लेवल, ठीक है। नीट का लेवल जो होगा वो उसी लेवल की रहेगी, नीट जो अभी आई थी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसी चीज़ की है। फिर भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है, पेपर बहुत टफ आ जाता है, तो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी पढ़ने की चेंज नहीं होगी, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी आ रहा हो।
ओके, स्टिल इफ़ यू थिंक दैट आई एम रॉन्ग, यू कैन कमेंट ऑन इट, हम डिस्कस कर सकते हैं, मे बी शायद कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। ओके, एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन डॉक्टर सौरभ एम्स, एंड वी कैन हैव ए चैट इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी। कुछ स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस करनी हो, वी कैन डिस्कस इट। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड।